प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं स्वामी की दादी पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहानी से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, तुम्हारी समझ से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, कहानी और तुम, और यहाँ पर पता करो है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दादी का बक्सा, शब्दों की बात, ये सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो स्वामी की दादी पाठ को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आपने देखा स्वामीनाथन अपनी दादी के साथ रहता है और उसकी दादी के पास बहुत कम सामान है। सामान में आप देखना चाहते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं ताकि प्रश्नों के उत्तर लिखने में हमें आसानी रहे। उनके पास सिर्फ 5 दरियां हैं, 3 चादरें हैं, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर है, पटसन के रेशे का एक वर्गाकार बक्सा है। वर्गाकार क्या होता है? चौकोर बक्सा होता है, वर्ग के आकार का। इस तरह का आप यहाँ पर बक्सा देख सकते हैं। और एक छोटा बक्सा है लकड़ी का, जिसमें तांबे के सिक्के रहते हैं, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते हैं। तो स्वामीनाथन और दादी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और पूरे दिन भर की बातें वो एक दूसरे के साथ सोने से पहले साझा करते हैं और साथ में कहानियाँ सुनते हैं और सुनाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, स्वामीनाथन अपनी दादी को कहानी सुनाता है। किसकी कहानी सुनाता है? राजम और मणि की कहानी सुनाता है। राजम और मणि में पहले दुश्मनी थी, लेकिन बाद में दोस्ती हो जाती है। और दादी भी स्वामी को अनेक कहानियाँ सुनाती रहती है, दादा की बातें बताती हैं कि दादा गणित में कितने अच्छे थे। उनको कभी कभी इतने अच्छे उत्तर वो लिखते थे कि जो परीक्षक होता था, परीक्षा जांचने वाला होता था, वो उनको 100 में से 200 अंक दे देता था। और दादी ने बताया कि दादा को गोल्ड मेडल मिलता है, सोने का मेडल मिलता है। क्या करने के लिए? एमए करने के लिए। तो जैसे आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हो, वैसे ही जब आप बड़े हो जाओगे तो एमए की डिग्री होती है, 2 साल का कोर्स होता है। तो एमए करने के बाद दादाजी को इतने अच्छे नंबर मिले थे कि उनको सोने का मेडल मिला। और दादी उस सोने के मेडल को कई दिनों तक अपने गले में पहनकर घूमती रहती थी, क्योंकि दादी बहुत खुश थी। लेकिन स्वामीनाथन की जो बुआ है, यानी कि दादी की जो बेटी है, वो सोने के मेडल को गलवाकर 4 मामूली सी चूड़ियां बनवा लेती है। ये तो गलत बात है, क्योंकि सोने का मेडल उनको कितने अच्छे नंबर लाने के लिए मिला था। और जब भी वो मेडल को देखते हैं तो याद आती है कि दादाजी गणित में कितने अच्छे थे। और कोई व्यक्ति देखता है तो वो उससे प्रभावित भी होता है और साथ में उससे प्रेरित भी हो सकता है। तो बुआ ने ये तो अच्छा नहीं किया। आपको क्या लगता है? इसके बारे में सोचते रहिए। अब आप जानते हैं, पाठ को तो हम दोबारा से नहीं पढ़ने वाले, हाँ इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहानी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने ये बात उसे खुश करने के लिए कही है? क्योंकि जब दादी को स्वामी कहानी सुना रहा था राजम और मणि की, तो उसको लगा कि दादी कहानी ध्यान से नहीं सुन रही है। और बीच में वो सवाल भी पूछता है दादी से, ये पता लगाने के लिए कि दादी ने उसकी बात ध्यान से सुनी है कि नहीं सुनी है। और दादी गलत जवाब दे देती है। इस बात से उसको लगा कि हाँ, दादी ये बात उसको खुश करने के लिए कह रही है। उसको राजम की कहानी अच्छी नहीं लगी। दूसरा हमारा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा? सबसे बड़ा मूर्ख क्यों कहा? तो दादी बुआ को सबसे बड़ा मूर्ख मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि जो मेडल होता है वो बड़ी मेहनत से प्राप्त किया जाता है। दादाजी ने कितनी मेहनत की होगी, तभी उनको इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए। उन्होंने एमए किया और उसके बाद उनको गोल्ड मेडल मिला। लेकिन बुआ ने उसकी कीमत नहीं समझी और उसको गलवाकर 4 मामूली सी चूड़ियां बनवा लेती है। इसीलिए दादी कहती है कि बुआ क्या है? महामूर्ख है। और आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना चाहिए? अगर मेडल को हम बार बार देखते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, हमें अपने दिन याद आते हैं, दादा के दिन याद आते हैं। दादी कितनी खुश हुई थी जब दादा को गोल्ड मेडल मिला था, गले में पहनकर कितने दिनों तक घूमती रहती थी। और उस मेडल को बार बार देखकर दादा की पढ़ाई की याद आती है, साथ में गर्व महसूस होता है कि कितने अच्छे थे वो पढ़ाई में, और दूसरे लोग भी उसको देखकर प्रेरित हो सकते हैं। इसीलिए दादी कहती है कि मेडल से चूड़ियां बनवा लेना बुआ की सबसे बड़ी मूर्ख बात थी। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? तो पूरी कहानी हमने पढ़ी और हमने देखा स्वामी कैसा बच्चा है, दादी कैसी बच्ची है, उनकी आदत और स्वभाव के बारे में हमें अनेक बातें पता चली। किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखिए। तो आप स्वामी के बारे में भी लिख सकते हैं। स्वामी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? स्वामी एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। रात को सोने से पहले वो अपनी दादी से सारी बातें साझा करता है। स्वामी राजम से बहुत प्रभावित है। स्वामी राजम की कहानी दादी को सुनाता है
और साथ में दादी की बातें बड़े ध्यान से सुनता है। स्वामी एक अच्छा बच्चा है। इस तरीके से जो बातें आपको समझ में आई हैं पूरी कहानी पढ़ने के बाद स्वामी के बारे में वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और दादी के बारे में लिखना चाहते हैं तो दादी के बारे में भी लिख सकते हैं। दादी स्वामी से बहुत प्यार करती है। दादी स्वामी को अच्छी अच्छी बातें बताती हैं ताकि वो उन बातों से बहुत कुछ सीख सके। जब स्वामी दादी को राजम और मणि की कहानी सुनाता है और राजम के बारे में बताता है कि गणित में उसको 100 में से 90 अंक मिलते हैं, तो दादी उसको बताती है कि तुम्हें भी गणित में अच्छे अंक लेने चाहिए। और दादी दादा की कहानी भी बताती है ताकि वो प्रेरित कर सके अपने पोते को और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो दादी और राजम बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, अपनी सभी बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। इस तरीके से दादी के बारे में और स्वामी के बारे में आप 10-10 पंक्तियां उनके स्वभाव के बारे में, उनकी आदतों के बारे में लिख सकते हैं। तुम्हारी समझ से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। तो पाठ में हमने देखा स्वामी राजम को ऊंची चीज कहता है। अब ये ऊंची चीज क्या होती है? ये ऊंचाई में ऊंचा होना नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, बहुत बहादुर होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, या आसपास के लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं, समाज में बहुत मान और प्रतिष्ठा होती है, उसको हम ऊंची चीज कह सकते हैं। अब कहानी में स्वामी ने बताया कि राजम के पास पुलिस की वर्दी है और उसके पिता भी पुलिस अधीक्षक हैं और साथ में वो शेर को मार गिराता है, गणित में अच्छे अंक लाता है। तो इन सभी बातों को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि स्वामी ऊंची चीज है, यानी कि हम स्वामी की राय से सहमत हैं। आपके मन में कोई और नई बात आती है तो वो भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं स्वामी की राय सही है क्योंकि राजम बहुत ऊंची चीज है। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। तो ये तो प्रश्न हमारा इस वाले प्रश्न के साथ भी जुड़ जाता है क्योंकि स्वामी का अपनी दादी के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था। स्वामी और दादी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को साझा करते थे और मिलजुल कर रहते थे। सोने से पहले वो दोनों एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे। स्वामी दादी की गोदी में आकर आनंद अनुभव करता था और दादी भी स्वामी को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी, कहानियों के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए। तो इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि स्वामी और दादी का रिश्ता बहुत गहरा था और अच्छा था। आगे बढ़ जाते हैं, कहानी और तुम। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? क भाग में पूछा गया है, स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रोब किन बातों से पता चलता है? तो आपने भी सुना होगा कि वह व्यक्ति बड़ा रोबदार है, उसका आसपास बड़ा रोब है। अब रोबदार व्यक्ति कौन हो सकता है? जो बहुत पैसे वाला हो, या जो देखने में बहुत ही बहादुर हो, या जो बहुत अच्छे से बातें करता हो, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जिसका आसपास में बहुत नाम हो, जिसका आसपास में बहुत मान और प्रतिष्ठा हो, ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं रोबदार है। तो यहाँ पर जो स्वामीनाथन के दादा हैं वो सब मजिस्ट्रेट हैं। सब मजिस्ट्रेट क्या होता है? मजिस्ट्रेट होता है जज। जो कोर्ट में जज होता है उसको हम सब मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। और कोर्ट में बहुत सारे जज होते हैं, तो वो फैसला सुनाते हैं। अगर कोई भी केस उनके पास आता है तो उनके बारे में फैसला लेते हैं। दादी स्वामीनाथन को कहानी में बताती है कि तुम्हारे दादा सब मजिस्ट्रेट थे और जो जज होता है उसका आसपास बड़ा रोब होता है क्योंकि वो बहुत ही पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस पद पर पहुंचता है, लोगों के जीवन के फैसले लेता है और लोग उनको बहुत मानते हैं। तो इन सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति रोबदार है, उसका रोब अच्छा है। और ख भाग में आपसे पूछा गया है, क्या तुम्हारे आसपास कोई रोबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। तो खाका खींचना क्या होता है उसके बारे में बताना। तो अगर आपके आसपास आपको लगता है कोई बड़ा रोबदार व्यक्ति है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत अच्छी नौकरी करता है, जिसकी बातें लोग मानते हैं, जिसका मान सम्मान बहुत है आसपास के इलाके में, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोचो और खुद से उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। अब आपके आसपास कौन रोबदार व्यक्ति रहता है ये तो आप ही बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे खुद से करेंगे क्योंकि मैं तो नहीं बता सकती आपके आसपास कौन रहता है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता लग गया है कि रोबदार व्यक्ति कैसा होता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए, आसपास देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है और उसके बारे में लिखिए।
आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2। स्वामीनाथन दादा के पास बहुत सुरक्षित और प्रसन्न महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? तो सुरक्षित महसूस करना यानी कि हमें लगे कि इस व्यक्ति से हमें कोई डर नहीं है, हम इसके पास सुरक्षित हैं, हमें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो दादी के पास स्वामीनाथन बहुत ही खुश था और साथ में सुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसको पता था दादी उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि दादी तो उसको बहुत प्रेम करती है। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? तुम्हें कब किसी से डर लगता है या फिर लगता है कि ये व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है? तो इसके बारे में सोचिए और इसका जवाब भी आपको खुद ही लिखना है। सोचिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपको असुरक्षित महसूस होता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, या उसकी बातों से हमें लगे कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी नए स्थान पर जहां पर हम किसी को जानते नहीं हैं, या किसी ऐसी जगह पर हम चले जाते हैं जिसके बारे में आसपास हमारा कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें असुरक्षित महसूस हो सकता है। आप भी सोचिए कि आपको ऐसा कब लगता है, ऐसा कब लगता है कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी बच्चे खुद से लिखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? अब यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं, हालात दिए गए हैं और आपको बताना है कि आपको कैसा लगता है। दोस्त के घर में, अब मुझे लगता है आपका दोस्त है तो दोस्त को तो आप पसंद करते हो, वो आपको जानता है, तो दोस्त के घर में तो हम सभी अच्छा महसूस करते हैं। जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, जब पहली बार किसी के घर जाते हैं तो शुरू में तो हमें बड़ी शर्म आती है, हमें बहुत ही दिक्कत होती है बात करने में, हमें लगता है सभी लोग हमें देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर, अब रेलगाड़ी या बस में अगर हम अकेले सफ़र करेंगे तो हमें असुरक्षित महसूस हो सकता है, लेकिन परिवार के साथ होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और आपको बताना, ये सारी बातें तो मैं खुद बता रही हूँ कि मुझे कैसा लगता है या आपको कैसा लग सकता है, लेकिन आपको कैसा लगता है तो आपने खुद अपने प्रश्न के उत्तर बनाकर लिखने हैं। जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो, तो मुख्य अध्यापक कौन होता है? जो प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं को हम मुख्य अध्यापक कहते हैं। तो प्रिंसिपल सर के कमरे में जब आप जाते हो तो शुरू में तो बड़ा ही हेजिटेशन होती है, हमें लगता है, थोड़ा डर भी लगता है, कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे। और आपको कैसा लगता है इसके बारे में सोचिए, और ये सारी जो स्थितियाँ दी गई हैं इनके बारे में सोचकर आपको अपना उत्तर लिखना है। तो मुझे लगता है बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बड़ी आसानी से आप इनके बारे में लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि आपको कैसा लगता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। पता करो। अब क्या पता करना है देखते हैं। सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? तो सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? जज को कहते हैं, जो कि लोगों के बारे में फैसले सुनाता है। किसी ने चोरी की है या किसी ने कोई गलत काम किया है, कोर्ट में उसका केस जाता है, तो सब मजिस्ट्रेट क्या करता है? उनके फैसले सुनाता है। क्या वे पुलिस विभाग में होता है? तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कहाँ पर होते हैं, वो कोर्ट में होते हैं। जज होते हैं तो पुलिस विभाग में तो वो नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख लेंगे। तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? तो आपने सुना होगा ना कि आपका जो घर है तो वो किस थाने के अंदर आता है। कभी आपके मम्मी पापा बात करते हो, थाने में कौन कौन से पद होते हैं, थाने में कौन कौन से पद होते हैं, उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। अब थाने का नाम, अब आप किस इलाके में रहते हैं, आपका जो रहने की जगह है उसके आसपास कौन सा थाना लगता है। थाने का नाम, यहाँ पर आपको अपने घर के आसपास जो भी थाना है उसका नाम लिखना है। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको अपने मम्मी पापा की मदद लेनी है, उनसे पूछना है, बातचीत करनी है। और कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, कौन कौन से पद पर होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब थाने में कौन कौन व्यक्ति होते हैं और किस किस पद पर कार्य करते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ऊपर जो अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? SHO। दूसरे नंबर पर कौन होता है? सब इंस्पेक्टर होता है, आपने नाम जरूर सुना होगा। तीसरे नंबर पर हवलदार आते हैं और चौथे नंबर पर सिपाही आते हैं। ये थाने में पद होते हैं। सबसे ऊंचा पद किसका होता है? SHO का होता है, फिर सब इंस्पेक्टर होता है, फिर हवलदार होता है और फिर सिपाही होते हैं। अब मान लीजिए हम स्कूल की बात करें तो सबसे ऊंचा पद किसका होता है? मुख्याध्यापक का होता है, प्रिंसिपल का होता है। उसके नीचे कौन आते हैं? उसके नीचे आपके वाइस प्रिंसिपल आप कह सकते हैं। उसके नीचे कौन
आते हैं, टीचर्स आते हैं। इस तरीके से हर स्थान पर कोई ना कोई पद होता है, सबसे ऊंचा पद होता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरीके से क्या होते हैं, काम करने के पद होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पद दिए गए हैं जो किससे संबंधित है, थाने से संबंधित है। और ये जो व्यक्ति का नाम है ये आप खुद पता करेंगे, मम्मी पापा की मदद लेंगे कि आपका जो इलाका है जिसमें कौन सा थाना लगता है, तो थाने का नाम और वहाँ पर SHO कौन है तो ये आप खुद पता करेंगे, सब इंस्पेक्टर कौन है ये खुद पता करेंगे, हवलदार कौन है ये खुद पता करेंगे, और सिपाही कौन है ये खुद पता करेंगे। और इसमें आप अपने मम्मी पापा की मदद लेंगे। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को भी आप क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। और आगे दादी का बक्सा। अब दादी का बक्सा तो बड़ा ही अच्छा था, क्या क्या सामान था दादी के बक्से में हमने पढ़ा, तो देख लेते हैं यहाँ आपसे क्या पूछा गया है। उसका सामान था, किसका सामान था, दादी का। दादी के बक्से में क्या क्या था, 5 दरियाँ थी, 3 चादरें थी, लकड़ी का एक छोटा बक्सा था जिसमें तांबे के सिक्के थे, इलायची थी, लौंग थी और सुपारी पड़े रहते थे। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी, आप बताइए क्यों रखती होगी। अब लौंग, इलायची और सुपारी खाने के लिए रखती होंगी, और आपको पता है लौंग, इलायची और सुपारी रखने से कीड़े भी नहीं आते हैं छोटे छोटे बक्से में, और बक्से में खुशबू भी बनी रहती है। तो आप अपने घर में लौंग, इलायची और सुपारी का प्रयोग किस लिए करते हैं। इलायची हम चाय में डालते हैं, खीर में भी डाल सकते हैं, लौंग का प्रयोग भी हम चाय के लिए कर सकते हैं, मसाले के रूप में करते हैं, सुपारी भी खाने में काम आती है। और बाकी इनका प्रयोग आपके घर में कैसे कैसे होता है, आप अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं, पापा से बात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है, किस किस तरह से होता है। तो ये वही प्रश्न है कि आपके घर में इलायची का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, लौंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, और सुपारी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है। तो तांबे के सिक्के अभी तो नहीं चलते हैं, बहुत पहले की बात करें तो तांबे के सिक्के होते थे। आपने सुना होगा सोने का सिक्का भी होता है, चांदी का सिक्का भी होता है। तो तांबे के सिक्के में तांबा और लोहा दोनों को मिलाकर तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबा जो होता है अगर सिर्फ तांबे से बनाएंगे तो वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा, इसलिए उसमें थोड़ी सी मात्रा लोहे की मिलानी पड़ती है। तो तांबे के सिक्के को बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है, तांबा और लोहा। सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं। तो सिक्के अभी अभी हमने बात की, सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, तांबे के भी होते हैं, अभी अभी यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है, लोहे के भी हो सकते हैं और गिलट के भी हो सकते हैं। जो हमारे पास सिक्के होते हैं ना वो गिलट के होते हैं। गिलट में भी बहुत सारी धातुओं को मिलाकर सिक्के बनाए जाते हैं। और बाकी इसके बारे में आप अपने घर के बड़ों से भी बात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं, शब्दों की बात। अब शब्दों की बात में हमसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तो विशेषण क्या होते हैं हम सभी जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का काम जो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका हमने वाक्य में प्रयोग करना है। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। तो ऊल जलूल कल्पना, ऊल जलूल क्या होता है, बेकार की बातें सोचना। तो ऊल जलूल कल्पना का आपने प्रयोग करना है और एक वाक्य बनाना है। तो हम कह सकते हैं छोटे बच्चे कभी कभी ऊल जलूल कल्पना करते रहते हैं। रूखा स्वर, अब रूखा स्वर क्या होता है, जब हम किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं तो वो रूखा स्वर होता है, बेरुखी से बात करना। हमें रूखे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए। खूंखार डाकू, खूंखार क्या होता है, डरावना। पुलिस ने एक खूंखार डाकू को पकड़ लिया। इस तरीके से इन सभी शब्दों का हम एक एक वाक्य बना सकते हैं और एक से ज़्यादा वाक्य भी आप बनाकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चेतावनी, अब चेतावनी यानी कि किसी को चेतावनी देना, सावधान करना। पुलिस ने चोर को चेतावनी दी कि आगे से चोरी नहीं करना। मिठास, आम की मिठास बहुत अच्छी है, या फिर हमें अपनी वाणी में मिठास के साथ बोलना चाहिए। समर्थन का क्या अर्थ होता है, समर्थन यानी कि सहमत होना। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ। तो जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं का प्रयोग करके हमें एक एक वाक्य बनाने हैं। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, जिनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो।
तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आपने सुना है। और जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, हिंदी भाषा में जो भी शब्द होता है या तो वो स्त्रीलिंग होता है या वो पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके नीचे रेखा खींची गई है। आपको पहचान करनी है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है और कौन सा पुल्लिंग है। तो वर्दी, अब देखो इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताने के लिए हमें इसको वाक्य में प्रयोग करके देखना है ताकि आसानी से हम इसको पहचान सके। मेरी वर्दी बहुत अच्छी है, तो मेरी वर्दी बहुत अच्छी है, तो ये क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए। सिक्के, आप देखो चांदी के सिक्के अच्छे हैं, चांदी के सिक्के अच्छे हैं, चांदी के सिक्के अच्छी हैं, अच्छी हैं तो नहीं लिखेंगे, तो ये क्या है? आपका पुल्लिंग है। हिस्सा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मेरा हिस्सा, तो मेरा हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? पुल्लिंग के लिए। मुझे मेरी हिस्सा दे दो, ये तो अजीब सा लग रहा है, तो हिस्सा क्या है? आपका पुल्लिंग है। दफ्तर, मुझे दफ्तर में जाना है, तो दफ्तर क्या होता है? दफ्तर बहुत बड़ा है, तो बड़ा है। दफ्तर बहुत बड़ी है तो नहीं लिखेंगे ना। तो जब भी किसी शब्द की हमें पहचान करनी है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो छोटा सा अपना एक वाक्य बनाकर देखो और उसमें देखो उसका प्रयोग हमने कैसे किया है। तो दफ्तर बहुत बड़ा है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। सामान, सामान भी हमारा पुल्लिंग है। और महामूर्ख, ये भी हमारा क्या है? पुल्लिंग है। तो जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, हिंदी भाषा में जितने भी शब्द आते हैं वो सभी के सभी या तो स्त्रीलिंग में जाएंगे या फिर किस में जाएंगे? पुल्लिंग में। और इनकी पहचान करने के लिए छोटे छोटे हम वाक्य बना सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से इनका प्रयोग किया है। जैसे कि अगर पुल्लिंग होगा तो हम क्या करते हैं? पुल्लिंग के साथ जाता है, खाता है, और स्त्रीलिंग के साथ हम क्या लगाते हैं? जाती है, खाती है। इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो इससे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। ये हमारे अभ्यास के प्रश्न थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और बड़ी आसानी से इनको सुंदर और साफ लिखाई में आप हिंदी की कॉपी में पूरा कर लेंगे। अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बाद आप देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर कुछ दिया गया है और बड़ा ही मज़ेदार सा दिया गया है, राम बाबू। अब राम बाबू के बारे में ये कॉमिक्स बनाई गई है। आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं क्या इसमें दिया गया है। अब देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है और ये देखो यहाँ पर इनके संवाद दिए गए हैं। याद कीजिए, इसी तरीके के चित्र आपको आपकी कार्यपत्रिका में भी मिलते हैं और वहाँ पर भी जो व्यक्ति बोलता है उसको इसी तरीके से उसका संवाद हम लिखते हैं। तो ये देखो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। और क्या लिखा गया है? गोलू देखो, ये खिड़की का शीशा कितना गंदा हो गया है, बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे साफ कर दो। अब गोलू क्या करता है? अरे ये तो साफ ही नहीं हो रहा, अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। और ये देखो कितनी जोर से इसने ताकत लगाई और शीशे को तोड़ दिया और बिल्कुल ही साफ कर दिया। आगे देखो क्या होता है, आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से साफ कर दिया, इनके शीशे को ही तोड़ दिया है। वाह गोलू, तुमने तो शीशा बिल्कुल चमका दिया, बाहर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। चमका नहीं, पूरी तरह साफ कर दिया है। चलो आगे है ढब्बू जी और आबिद सूरती। आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरे पापा ने बर्फ के पहाड़ का एक ऐसा खरा चित्र बनाया है कि उसे देखकर लोगों के दांत ठंड से बजने लगते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पापा ने एक आदमी का ऐसा खरा चित्र बनाया है कि हमें हर दूसरे दिन उसकी दाढ़ी बनानी पड़ती है। अब देखो कितना फेंक रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे फिर से राम बाबू आ गया है और देखते हैं राम बाबू क्या कह रहा है। गोलू बाजार से हरी सब्जी ले आओ। अब गोलू बाजार जाता है, लो बेटे पैसे लीजिए। और ये देखो क्या हुआ, आप चित्र में देख सकते हैं। अरे हरी सब्जी क्यों नहीं लाए, सब्जी इस गाय के पेट में है। क्या बात है। आगे है ढब्बू जी और आबिद सूरती, क्या कर रहे हैं देखते हैं। आज का खाना इतना लजीज है कि अगर एक लुकमा और खा लूँगा तो शायद मैं भाषण देने के काबिल नहीं रहूँगा। कोई इन्हें एक लड्डू और दे दो ताकि ये भाषण दे ही ना पाए, क्योंकि भाषण सुनना किसी को पसंद नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी यहाँ पर कॉमिक्स दी गई हैं मज़ेदार सी, आप इनको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ आप भी इसी तरीके से आप बना भी सकते हैं। सुंदर सुंदर चित्र के माध्यम से आप अपने खुद के कॉमिक्स भी बना सकते हैं और बहुत सारे बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छे से छोटी छोटी कॉमिक्स बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बड़े ही मज़ेदार से थे, आसान से थे और आपसे ही संबंधित थे। आप क्या सोचते हैं, कितना पाठ को आपने समझा है, कितने अच्छे से पाठ को आपने पढ़ा है, इन्हीं बातों के आधार पर प्रश्न दिए जाते हैं।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।